हर रात की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां सन्नाटा चीर देती हैं। स्वागत है क्राइम की रात में। मुंबई, वो शहर जो कभी नहीं रुकता। मुंबई जो अपनी तेज़ी से चलते रहता है, लेकिन 30 अक्टूबर 2025 को इस शहर की सांसें थम गई थी। एक स्टूडियो में सन्नाटा था और बाहर हर कोई यही पूछ रहा था, आखिर अंदर क्या हो रहा है। 17 बच्चे, 2 वयस्क और एक व्यक्ति जो खुद को समाज सेवी कहता था, लेकिन पुलिस उसे अपराधी मान रही थी। यही है मुंबई हॉस्टेज केस, जहाँ कहानी खत्म हुई है गोली से और अब शुरू हुआ सवालों का दौर। 30 अक्टूबर 2025 की दोपहर मुंबई के पवई इलाके में एक छोटे से स्टूडियो में बच्चों के लिए ऑडिशन रखा गया था। माता पिता ने बच्चों को खुशी से भेजा, लेकिन कुछ घंटों बाद वही स्टूडियो डर का दूसरा नाम बन गया। करीब 17 बच्चे और 2 वयस्क अंदर गए। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बंद हुआ और फिर बाहर की दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। पुलिस को कई कॉल मिलने भी हमारा बच्चा वापस नहीं आया, और कुछ ही देर में खबर आई अंदर मौजूद व्यक्ति ने सभी को बंधक बना लिया है। कोई भी कॉल वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहे थे। पुलिस को भी लगातार कॉलें मिलती जा रही थी कि वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है या फिर कुछ गलत होने की आशंका है। पुलिस भी अभी अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित कर रही थी, और इसी के साथ ही पुलिस भी अपने उसी एरिया, पवई के एरिया में आकर देखना शुरू करती कि आखिर माजरा क्या है। वो सब वही देख रहे थे कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, और इसी के साथ पूरी न्यूज़ पूरे मीडिया में पहुँच गई और वहाँ पे उन्होंने पूरी भीड़ इकट्ठा कर दी। वह व्यक्ति था रोहित आर्य, उम्र लगभग 50 वर्ष। वो खुद को सोशल एक्टिविस्ट और शिक्षक कहता था। कुछ रिपोर्ट के अनुसार आर्य ने पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर सरकार और प्रशासन से जुड़ी शिकायतें साझा की थी। वो दावा करता था कि किसी प्रोजेक्ट की भुगतान राशि उसे प्राप्त नहीं हुए, हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। उसी दिन वह व्यक्ति बन गया हॉस्टेज टेकर। उसने बच्चों और 2 वयस्कों को कमरों में बंद कर दिया और कहा, अगर कोई पास आया तो सबको ख़त्म कर दूंगा। आर्य ने एक वीडियो में कहा कि वह आतंकवादी नहीं है, बल्कि अपनी बात सुनवाना चाहता था। उसने एक रिकॉर्डेड वीडियो पे रिकॉर्ड किया और कहा कि मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं एक साफ सीधा इंसान हूँ और एक सच्चा देशभक्त हूँ। लेकिन उस बात की असलियत अब साफ नहीं हुई कि वो आदमी आखिर कौन है। और इधर उसने पूरे बच्चों को गिरफ्तार कर चुका था अपने कमरे में। वहाँ के कमरे का अलग ही दृश्य था। वहाँ पे लोग एकदम बंद पड़े थे और वहाँ पे पूरा सन्नाटा था, और करीब 3 घंटे और वहाँ पे बातचीत चालू थी, और पुलिस की गाड़ी भी लगातार मौके पर पहुँच चुकी थी। पुलिस भी अभी तैनात हो चुकी थी। उन्होंने पूरे एरिया को घेर लिया था, और वहाँ पे पुलिस ने अपने हर यंत्र बैठा दिए थे कि कैसे भी करके यहाँ पे हर को बैठाया जाए। इतनी नहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहाँ पे आ चुकी थी, और कुछ माएँ रो रही थी और पुलिस उन्हें समझा रही थी कि आप चिंता न करें, आपका बेटा वापस आ जाएगा। और कुछ पेरेंट भी इतने गुस्से में थे कि या तो वो अंदर जाके उस रोहित आर्य को कुछ कर बैठे। और पुलिस भी यहाँ पे मीडिएटर कर रही थी और बात कर रही थी रोहित के साथ कि किसी न किसी तरह बात सुलझ जाए और वो उन बंधकों को छोड़ दे। पर पुलिस और रोहित के बीच में कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, और रोहित बार बार उन्हें बोल रहा था कि आप अंदर मत आइए, नहीं तो मैं यहाँ पे कुछ कर दूँगा। लेकिन इसी के साथ समय आगे बढ़ता चला जा रहा था, और समय के साथ साथ सब टेंशन में भी आ रहे थे, और पुलिस यहाँ पे एक नया प्लान बना रही थी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लान करके हम इन सबको कैसे न कैसे छुड़ा लिया जाए। मीडिया में भी पूरी तरह फैल के बात फैल गई थी कि ये बच्चे अभी कैसे निकलेंगे, और पुलिस ने अपने यहाँ पे प्लान बना के रेडी थी कि हम थोड़ी देर में इन बच्चों को छोड़ देंगे, और यहाँ पे स्नाइपर लेके भी टीम रेडी थी। और तभी पुलिस ने अपना प्लान भी शुरू किया, और उन्होंने धीरे धीरे करके वो जो रूम था वहाँ पे वो जाने के लिए तैयार हो गए। समय
बढ़ते हुए जा रहा था और रात हो चुकी थी। और इसी के साथ रात के साथ सन्नाटे साथ ही रोहित ने भी अपने पूरे रोडियो था उसमें वो पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया था। बच्चे भी अभी पूरी तरह डर चुके थे। रोहित पेट्रोल छिड़क के पूरी आग लगाने ही वाला था और वो अपनी बंदूक लहरा के बच्चों को डरा रहा था। ये बच्चे पूरी तरह से डर चुके थे कि अभी कुछ न कुछ हो सकता है और मामला पूरा गंभीर हो चुका था। लेकिन यहाँ पुलिस पीछे के दरवाजे से एंटर करती है और वो जैसे ही एंटर करती है वहाँ वो दरवाज़ा तोड़ देती है। दरवाज़ा बम के कारण पूरी तरह टूट चुका होता है। उसके बाद जैसे ही वो टूटता है पूरी पुलिस अंदर के लिए आ जाती है। जैसे ही वो अंदर आती है वहाँ पे वो धुआं मारती है और बंदूक की गोलियों की आवाज़ गूंजने लगती है। बंदूक की आवाज़ गूंजने के साथ ही वहाँ पे एक जैसे मूवी सीन चल रही हो वैसा सीन शुरू हो जाता है और उसी के साथ रोहित को भी पुलिस वाले एक गोली से मार देते हैं और पुलिस वाले अब धीरे धीरे करके बच्चों को निकालना शुरू कर देते हैं। बच्चे भी अभी सकुशल पुलिस के हाथों में आ गए होते हैं। पुलिस उन्हें देख एक करके बाहर ले जाना शुरू कर देती है और उन्हें उनके माता पिता से मिलाना शुरू कर देती है। और ये ऑपरेशन जैसे ही ख़त्म होता है पुलिस भी अभी एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि कैसे ये चीज़ को अंजाम दिया गया और कैसे इस ऑपरेशन को एक सक्सेसफुल तरीके से किया गया। घटना के कुछ दिन बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया कि ये एक फेक एनकाउंटर हो सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि आर्य सरकार के कुछ अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने की तैयारी कर रहा था। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सवाल उठाए, क्या उसकी मौत वाकई मुठभेड़ में हुई थी? हालांकि पुलिस ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। उनका कहना है सब कुछ कानून के दायरे में हुआ है। अदालत ने फिलहाल इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और जांच एजेंसी से तलब किया है। इस दावे में स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हुई है और मामला अब एक न्यायिक प्रक्रिया में है। अभी हमें कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा रखना पड़ेगा कि कैसे और क्यों इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। क्राइम सीन पर पुलिस ने पूरे सबूत जुड़ाने की कोशिश की कि कैसे क्या ये ऑपरेशन हुआ, कैसे क्या उसे गोली लगी। और घटना के कुछ दिन बाद ही 2 हिस्सों में समाज बढ़ गया और मीडिया में भी रिपोर्ट डिबेट होना शुरू हो गई कि रोहित आर्या की मौत कैसे हुई। कई लोगों ने पुलिस की बहादुरी की तारीफ की और कई लोगों ने रोहित के मरने को एक गलत साबित किया। वही सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग ये सवाल पूछ रहा है, क्या किसी नागरिक को बिना निष्पक्ष जांच किए मारा जा सकता है? कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आर्या मानसिक तनाव में था और शायद अपनी भ्रम में ही यह कदम उठा बैठा। लेकिन इन सब बयानों की पुष्टि नहीं हुई है। इस बात तय करता है कि इस घटना ने देश भर में पुलिस कार्रवाई, पारदर्शिता और मानसिक स्वास्थ्य पर एक नई बहस शुरू कर दी है। सकारात्मक पहलू यह रहा कि सभी 17 बच्चे और 2 वयस्क सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। माता पिता ने पुलिस का धन्यवाद किया और मुंबई पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। लेकिन बच्चों का चेहरों पर अब भी डर था। एक मासूम लड़की ने यह कहा, अभी मुझे किसी भी ऑडिशन में जाने से डर लगता है। यह घटना याद दिलाती है कि सुरक्षा सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज और परिवार की भी है। अब यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में विचाराधीन है। पुलिस का कहना है कि सब कुछ कानूनी रूप से हुआ। वही कुछ मीडिया रिपोर्ट और याचिका में जांच की मांग उठाई गई है। इस मामले की सच्चाई अब जांच पर निर्भर करती है। ये घटना हमें सिखाती है कि पारदर्शिता, संवाद और मानसिक संतुलन तीनों ही समाज की सुरक्षा के स्तंभ है। जब इनमें से कोई भी गिरता है तो परिणाम डरावने हो सकते हैं। मुंबई ने एक बार फिर साबित किया कि हर संकट के बाद भी यह शहर खड़ा रहता है। 17 बच्चे आज भी मुस्कुरा रहे हैं। यह जीत है, लेकिन एक व्यक्ति की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग इस पुलिस की सफलता कहते हैं तो कुछ इस सिस्टम की चुप्पी। लेकिन जो भी हो, हमें 17 बच्चे तो वापस मिल गए और उन्हें कोई हानि नहीं हुई। सच जो भी हो, यह घटना हमें याद दिलाती है, सवाल पूछना जरूरी है लेकिन जवाब ढूंढना उससे भी ज़्यादा। तो
हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कोई भी चीज़ें तुरंत ना ले, उसे सोचे विचारे और उसके बाद उसके ऊपर अप्लाई करे। और तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।